सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 में राजा किसान और नगर जैसा चैप्टर फर्स्ट का मैंने सारा पीवाईक्यूज क्वेश्चन करा दिया था। सारा सब्जेक्ट कवर हो जा रहा है आपका, बट कौन सा क्वेश्चन कौन से ईस्वी में आ रखा है वो सब करा रहा हूँ पीवाईक्यूज, ताकि आपका तैयारी में एक भी % की कमी ना बचे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मैं क्लियर करा रहा हूँ कि ताकि आप मचा सको अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं जेन्युइन सा बंदा हूँ एंड मैं आप सभी की तैयारी में चार चांद लगाना चाहता हूँ। 480 नंबर आप लेकर आ जाओ, इतना मैं चाहता हूँ बस। तो इसलिए मैंने ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं, सब क्वेश्चन पीवाईक्यूज हैं, तो अच्छे से देखिएगा। एंड सबसे पहला सवाल है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था और उसका कार्यकाल बताएं। मतलब कार्यकाल का मतलब कि वो कब से कब तक कार्य किया था, एक तरीके से ही कह सकते हो। तो इसका आंसर होगा कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार का कार्य 544 से लेके 492 था। ये ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व उल्टा ही लिखा था, पहले बड़ा टू छोटा, तो याद रखना। तो तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व हुई थी। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी कि मगध साम्राज्य के एक्चुअल संस्थापक, मतलब कि मगध साम्राज्य का स्थापना करने वाला कह सकते हो कि बिंबिसार ही था। फिर बिंबिसार का पुत्र हुआ, ठीक है, फिर उसका भी पुत्र हुआ, तो बिंबिसार का पुत्र हुआ, फिर उसका पुत्र हुआ, सब राज करते चले गए। तो पहला का क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। उसका आंसर भी हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार का कार्यकाल 544 से 492 ईसा पूर्व था। हर्यक वंश का स्थापना 544 ईसा पूर्व में हुआ था और बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, मतलब सच्चा संस्थापक माना जाता है। अगला सवाल है कि मगध साम्राज्य के उत्थान के दो महत्वपूर्ण कारण बताना है। ये सवाल 23 में आ रखा है। तो मगध साम्राज्य के उत्थान के दो मुख्य कारण थे। सबसे पहला आर्थिक स्थिति, तो देखते हैं। मगध की भूमि उर्वरक थी, ठीक है, जहाँ अधिक पैदावार होता था, जिससे संसाधन बढ़े। मतलब कि मगध में बहुत अच्छी खेती होती थी, इतना आप याद रख लेना, ठीक है। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो घने जंगलों से लकड़ी और लोहे की खदानों से उन्नत हथियार बनते थे। और तीसरा पॉइंट, गंगा और उसकी सहायक नदियों के कारण व्यापार वाणिज्य विकसित हुआ। मतलब गंगा और उसकी जो भी सहायक नदी थी, वहाँ से अच्छे तरीके से व्यापार नदी के मार्ग ले हो जाता था। चौथा, जंगलों में हाथियों की उपलब्धता से सेना मजबूत बनी, ठीक है, क्योंकि जंगल में बहुत हाथी थी, तो हाथी का पूरा सपोर्ट मिल गया, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा जो कारण है वो है भौगोलिक कारण है। मगध की राजधानी गंगा है, सोन और गंडक नदियों के संगम पर स्थित थी, जो इसे दुश्मनों के आक्रमण से सुरक्षित बनाती थी। राजगिरी 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिससे इसे प्राकृतिक सुरक्षा मिली। तो आपने दोनों याद रख लिया। पहला क्या था? तो पहला था आर्थिक स्थिति, दूसरा था भौगोलिक कारण। तीसरा नंबर का सवाल देखेंगे कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने और कब की थी। ये सवाल 23 में आ रखा है, तो ध्यान से देखना। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उज्जैन ने 5वीं सदी ईसा पूर्व में किया था। इसने अपनी राजधानी राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था, याद रख लेना, ठीक है। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उज्जैन ने किया था, कब? 5वीं सदी ईसा पूर्व में, ठीक है। और अपनी राजधानी मतलब जो राजधानी थी उसकी राजगिरी हटा दिया, पाटलिपुत्र कर दिया था। तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा। अगला सवाल है जो कि 2019 में आ रखा है कि मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन करें। तो ध्यान से देखिएगा। मौर्य काल में कला और स्थापत्य बहुत उन्नत था। इस समय बड़े बड़े पत्थर के स्तंभ, सुंदर मूर्तियाँ और स्तूप बनाए गए। सांची और सरनाथ जैसे स्थानों पर स्तूप आज भी देखे जा सकते हैं। सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप और विहार बनवाए थे। कहोगे ठीक है। तो जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ना, सब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप तैयारी करो। एंड मैंने गाइड बना दिया आप सभी के लिए, जैसे आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के लिए खरीदते हो, तो गाइड मत लेना मार्केट से, मेरा गाइड ले लेना। मात्र 99 रुपये का मिलेगा एगो। टोटल फीस है 299 या 399 मिल जाएगा। साइड में देखो चल रहा है, चैप्टर वाइज आपको हर चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट गाइड है अब तक का मेरा, ठीक है। और VBI क्वेश्चन का भी बना रखा है, गाइड बना रखा है। अगर आपको नोट्स लेना है तो नोट्स ले सकते हो। ये तीनों चीज़ आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। बहुत बेहतर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप व्हाट्सएप करके ले सकते हो, ठीक है। मार्केट से मत लेना, उसमें गलती होती है भाई, ठीक है। मेरे में एक भी गलती नहीं है, पूरे रिसर्च करके बनाने में बहुत वक्त लगा है ना। तो इसलिए बेस्ट ऑफ लक एंड मचाने के लिए तैयार रहना। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या कार्य किया?
तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने लुम्बिनी आदि पवित्र स्थानों की यात्रा की, स्तंभ और शिलालेखों पर धर्म के संदेश खुदवाए, स्तूप बनवाए और बौद्ध संघों को मदद दी। पाटलिपुत्र में तीसरा संगीति करवाई और अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जिससे बौद्ध धर्म फैला। तो याद रखना, आसान भाषा में कह रहा हूँ कि अशोक जो था राजा मौर्य वंश का, ठीक है, ये जो था इसने शिलालेख बनवाया, अभिलेख खुदवाया और इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। और इसके एक पुत्र था, एक पुत्री थी। इन दोनों को श्रीलंका भेज दिया और श्रीलंका भी लोग बौद्ध धर्म को फैलाते रहे। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्ट में भी मैं आपको बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें पड़ी रहे। ठीक है, और बेहतर तरीके से आप मचा पाओ, क्योंकि मुझे पता है कि एक भी यूट्यूब पे ऐसा चैनल नहीं है, बस ऐसे ही क्वेश्चंस कराने वाले सारे भरे के भरे पड़े हैं। कोई PYQs नहीं कराता, कब क्वेश्चन क्या आया है, कोई रिसर्च ही नहीं करना चाहता यार। ये चैनल देखो मेरा ना, ये चैनल फेसलेस है, मतलब मैं चेहरा नहीं दिखाता, रात दिन मेहनत करता हूँ मैं। ठीक है, कौन क्वेश्चन कब आया है, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन आने के चांसेस है, तो इस तरीके से पूरे रिसर्च लगती है ना। याद रख लेना, इतना कोई नहीं करेगा आपको एक वीडियो देने के लिए जितना मैं करता हूँ। मौर्यकालीन इतिहास के किन्हीं दो प्रमुख साहित्यिक स्रोतों के नाम बताएं। ये सवाल 22 में रखा। तो मौर्यकालीन इतिहास के दो प्रमुख साहित्यिक स्रोत थे, जैसे एक इंडिका और एक अर्थशास्त्र। मतलब मौर्य काल के इतिहास, मतलब मौर्य काल जब उसका समय चल रहा था मौर्य काल का, तो हम इंडिका पुस्तक पढ़ के और अर्थशास्त्र को पढ़ के इतिहास के बारे में, उस समय के इतिहास के बारे में जान सकते थे। इंडिका लिखा था मेगास्थनीज ने, है ना। अर्थशास्त्र लिखा था चाणक्य ने। कहोगे ठीक है, याद रख लेना ये दोनों सवाल। अगला सवाल करेंगे कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। सवाल 22 में रखे। तो कलिंग युद्ध का अशोक पर निम्न प्रभाव पड़ा था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जीवन पूरी तरह बदल गया। ठीक है, कलिंग के युद्ध में लाखों लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग कैदी बनाए गए, क्योंकि अशोक लड़ा था कलिंग का युद्ध और जीत गया था। तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, तो उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। आपको पता है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जीवन पूरी तरह से बदल गया। युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने हिंसा छोड़कर अहिंसा अपनाई, मांसाहार और शिकार छोड़ दिया। ठीक है, मतलब उसने मांसाहार छोड़ा और शिकार करना छोड़ दिया। ठीक है, मतलब ये मांस खाना बंद कर दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चौथा पॉइंट है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और इसे राज धर्म घोषित कर दिया। उसने युद्ध के बजाय धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। बौद्ध धर्म के प्रचार ने उसे पूरी तरह से योगदान दिया। अशोक ने प्रजा का देखभाल करना शुरू किया और जनहित में कई कार्य किए, जिससे वह एक न्यायप्रिय शासक बन गया। ठीक है, चलो भाई। अगला 8 नंबर का सवाल है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है। इतिहासकार समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से क्यों करते हैं। जो इतिहासकार हैं वो नेपोलियन से तुलना कर देते हैं भैया समुद्रगुप्त की, तो क्यों। सवाल 22 में रखा है, कारण बताना है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने छोटे छोटे राज्यों को जीतकर भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की। ठीक वैसे ही समुद्रगुप्त ने पूरे यूरोप को जीता था, इसलिए इतिहासकार डॉक्टर V.S. स्मिथ ने उसकी तुलना नेपोलियन से की थी। तो याद रखना, समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से कौन करता है, तो उसका पूरा नाम है V.S. स्मिथ। ठीक है, ये भी याद रख लेना, तो ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। अगला सवाल है कि मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनान से आया हुआ राजदूत था, यानी यूनानी राजदूत था, जिसे सेल्यूकस ने भारत भेजा था। यानी सेल्यूकस राजा यूनान का था, उसने भारत भेजा था। ठीक है, चंद्रगुप्त के दरबार में। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया एक यूनानी राजदूत था, जिसे सेल्यूकस ने भारत भेजा था। मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा के अनुभव को इंडिका नामक पुस्तक में लिखा। इस पुस्तक में उसने भारत के भौगोलिक पर्यावरण और भारतीय समाज, धर्म और राजनीति और प्रशासन के बारे में जानकारी दी। उसने भारतीय जीवन की कई विशेषताओं का विस्तार भी बताया है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा थे, यानी कि मौर्य काल चल रहा था, उस समय आया था और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था, मेगास्थनीज नाम था। ये मेगास्थनीज व्यक्ति ने लिखा था और उस समय के भारत के पूरे इतिहास को बताया था। अगला सवाल है, अभिलेख किसे कहते हैं। सवाल देखो 2020 में आ रखा है। वैसे तो अभिलेख आपको पता है कि अशोक ने लिखवाए थे जगह जगह पर, धर्म के प्रचार के लिए, राज्य के प्रचार के लिए, अपने प्रचार के लिए। अभिलेख उन पाठों को कहते हैं जो पत्थर, धातु आदि पर खोदे होते हैं या प्राचीन समय में शासकों के आदेश और इतिहास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
अभिलेख में राजा को लिखी घटनाएं मतलब होती हैं, मतलब जो भी राजा के साथ घटित हुआ है वो सब। अभिलेख की शुरुआत सम्राट अशोक ने की थी। इसके अध्ययन से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, याद रख लेना। ठीक है, चलो अगला है 10 नंबर का सवाल है। इम्पोर्टेंट लगा मेरे को क्योंकि ये कभी भी आया नहीं है, अगर आया होगा तो मैं रिसर्च में इसको नहीं फाइंड कर पाया हूँ, बट ये क्वेश्चन मेरे को इम्पोर्टेंट लगा कि समुद्रगुप्त, हाँ ना, पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो समुद्रगुप्त गुप्त शासक, है ना, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और गुप्त वंश के चौथे शासक थे। उनका शासनकाल 335 से लेकर 375 ईस्वी तक चला था। उन्हें गुप्त वंश का महानतम राजा माना जाता है। वे एक उदार शासक, वीर योद्धा और कला के महान संरक्षक थे। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था क्योंकि उसने कई राज्यों को जीतकर भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक एकता स्थापित की थी। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये जो नाम है B.A. स्मिथ आपको दिख रहा है, इन्होंने नेपोलियन का टैग दे दिया था समुद्रगुप्त को। ये समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन है। और ये कौन से वंश के, याद रख लेना, थे गुप्त वंश के, है ना, चौथे शासक थे, यानी चौथे राजा थे। और बहुत ही ज़्यादा ये योद्धा थे, कला में निपुण थे, महान संरक्षक थे और लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करते थे। एक महान राजा के रूप में उभरे थे। अगला सवाल है कि कनिष्ठ के उपलब्धियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। और ये सवाल अभी तक आया नहीं है, इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। शक, संवत, शुरुआत, सिल्क रूट, ये सब मैं देता हूँ स्क्रीनशॉट में। यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, फिर यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, याद रख लेना, पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेके। अगला सवाल है जो कि 2018 में आ रखा है कि सातवाहन राज्य के बारे में टिप्पणी लिखिए, यानी सातवाहन राज्य के बारे में आपको बताना है। तो अगला करें, कण्व वंश के अंतिम शासक, ठीक है, सुशर्मा को मारकर सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की शुरुआत की। सातवाहनों ने गोदावरी व कृष्ण नदियों के बीच स्थित क्षेत्र को जीता जो आंध्र प्रदेश कहलाता है। इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। ऐसा लगता है कि इन्हें इनके समय में माता का विशेष महत्व था क्योंकि सभी शासकों के नाम के आगे माता का नाम मिलता था। तो 12 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन था मैंने इंक्लूड कर दिया। ऐसे और भी क्वेश्चन है अगर आप देखोगे तो, जैसे कि ये 2023 में गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताइए। तो गुप्तकालीन में मंदिरों के नाम हैं, जैसे सबसे पहले देवगढ़ के दशाव अवतार मंदिर, मतलब 10 अवतार वाला मंदिर देवगढ़ में है। यह वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। और दूसरा है भूमरा का शिव मंदिर, यह शैव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। यानी एक विष्णु धर्म से संबंधित है, दूसरा शिव यानी शंकर जी से संबंधित है। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर विष्णु जी से और भूमरा का शिव मंदिर शैव से। तो ये 2 को नाम याद रख लेना। ऐसे ही आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करना और हो सके तो चैप्टर वाइज नोट्स ले लेना, VBI क्वेश्चन ले लेना, गाइड ले लेना, है ना। आपको ऐप में भी मिल जाएगा मेरे भाई, डिस्क्रिप्शन में ऐप है, ऐप में सब चीज़ मिल जाएगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ऐप में भी खरीद सकते हो। थैंक यू वेरी मच।